कड़कड़ाती धूप है। रमेश अपने 2 बैलों राजा और कालू के साथ खेत में हल चला रहा है। बैल भी थक कर धीरे चल रहे हैं। वो पसीने से तरबतर है, बार बार गमछे से पसीना पोंछ रहा है। रमेश हांफते हुए बैलों से कहता है, अरे ओ राजा, ओ कालू, क्या हो गया है तुम दोनों को? सरकारी बाबू बन गए हो क्या, जो बिना रिश्वत लिए कदम ही नहीं बढ़ा रहे? जरा जोर लगाओ मेरे भाई, ये जमीन है या लोहे की चादर? हल्का फाल मुड़ गया है, लेकिन मजाल है जो एक मुट्ठी मिट्टी ढीली हुई हो। रमेश फिर से जोर लगाता है। तभी हल्का फाल किसी बहुत ठोस चीज से टकराता है। ठक की आवाज आती है। बैल झटके से रुक जाते हैं। रमेश चौंक कर देखता है। लो जी, अब क्या आ गया बीच में? कोई पुराना पत्थर है या मेरी किस्मत का रोड़ा? हे भगवान, कहीं हल ना टूट गया हो। रमेश हल को छोड़कर नीचे बैठता है और हाथों से मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी खुदाई के बाद उसे एक अजीब सा नक्काशीदार लेकिन धूल से सना लकड़ी का बॉक्स मिलता है। वो उसे बाहर निकालता है। रमेश आंखें फाड़ कर बॉक्स को देखते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये क्या है? देखने में तो मुगले आजम के जमाने का टिफिन बॉक्स लग रहा है। कहीं हमारे परदादा कोई खजाना तो नहीं गाड़ गए थे मेरे लिए? धत तेरे की रमेश, तेरी किस्मत और खजाना दोनों का 36 का आंकड़ा है। कोई पुराना लोहे का डिब्बा होगा। रमेश बॉक्स की धूल झाड़ता है और सावधानी से उसे खोलता है। अंदर कोई सोने चांदी नहीं, बल्कि एक अजीब सी नीली रोशनी और पुरानी हाथ घड़ी रखी है। रमेश निराश होकर माथा पीटते हुए कहता है, ले बेटा, टिफिन के डिब्बे में घड़ी? क्या पुराने जमाने में लोग टाइम देखकर मिट्टी खाते थे? वो भी बंद पड़ी है। चलो जो भी है तो सुंदर। घर ले जाऊंगा, ताक पर सजा दूंगा। जैसे ही रमेश उस घड़ी को उठाने के लिए छूता है, घड़ी अचानक से टिक टिक करने लगती है और उसके हाथों से छूटकर हवा में तैरने लगती है। रमेश घबराकर पीछे गिरते हुए और दूर खिसकते हुए कहता है, अरे मैया, ये घड़ी है या कोई उड़ने वाला तवा? ये हवा में कैसे तैर रही है? भूत है क्या इसमें? घड़ी हवा में गोल गोल घूमती है और देखते ही देखते वो एक विशालकाय रूप ले लेती है, लगभग एक बड़े दरवाजे के आकार की। घड़ी का डायल चमकने लगता है और बीच में से एक जादुई दरवाजा खुल जाता है। अंदर से इतनी तेज सुनहरी रोशनी बाहर आती है कि रमेश की आंखें चौंधिया जाती हैं। रमेश आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, बाप रे बाप, ये क्या 3D सिनेमा चल रहा है मेरे खेत में? इतनी तेज रोशनी! अंदर किसी ने 10,000 वॉट का बल्ब लगा दिया है क्या? रमेश हिम्मत करके धीरे धीरे उठकर पोर्टल के पास जाता है और अंदर झांकता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा है, जहाँ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और मोतियों के पहाड़ लगे हुए हैं। रमेश मुंह बाए कहता है, हे भगवान, इतना सोना! इतना तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा। ये सब मेरे लिए है। फिर वो एक कदम अंदर बढ़ाता है, फिर अचानक रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है। नहीं रमेश, रुक जा। बिना मेहनत का पैसा और बिना मौसम की बारिश दोनों टिकते नहीं हैं। मेरे भाई सुरेश ने भी तो लालच में आकर मुझे घर से निकाल दिया, सारी जमीन हड़प ली। क्या वो सुखी है? नहीं, उसे हर दिन नई चिंता खाती है। रमेश पोर्टल के अंदर जाता है और सोने के पहाड़ में से सिर्फ एक मुट्ठी 5-6 सोने के सिक्के निकालता है। फिर सिक्कों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बस मेरे लिए ये 5-6 सिक्के ही बहुत हैं। इनको बेचकर अपनी टपकती हुई छत पक्की करा लूंगा, बैलों के लिए अच्छा चारा ले आऊंगा और इस बार अच्छी खाद डालूंगा। सुकून की नींद के लिए इतना काफी है। जैसे ही रमेश बाहर आता है, पोर्टल तुरंत बंद हो जाता है और घड़ी वापस छोटी होकर बॉक्स में गिर जाती है। रमेश बॉक्स को अपने गमछे में लपेटता है और खुशी खुशी सीटी बजाता हुआ घर की ओर चल पड़ता है। रमेश शहर जाकर वो सिक्के बेच आया है। उसने नए सादे से लेकिन साफ कपड़े पहने हैं। आंगन में धान की बोरियां, नया चारा और घर का कुछ नया सामान रखा है। रमेश आराम से बैठकर गुड़ और चना खा रहा है। तभी दरवाजे से सुरेश और चंपा अंदर आते हैं। उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही है। सुरेश नकली मुस्कान के साथ कहता है, भाई रमेश, क्या बात है? खेत में हल चलाते चलाते कोई लॉटरी का टिकट मिल गया था क्या?
या कोई गड़ा हुआ धन हाथ लग गया? हमें भी तो बताओ अपनी इस अमीरी का राज। चंपा व्यंग भरे लहजे में कहती है, ओहो देखिए तो जी, कल तक फटी बनियान में घूमने वाले जेठ जी आज रेशमी कुर्ता पहने बैठे हैं। आंगन में तो ऐसा सामान भरा है जैसे कोई परचून की दुकान खोल ली हो। रमेश थोड़ा सकपकाते हुए शांत स्वर में कहता है, अरे सुरेश, कैसी बात कर रहे हो? लॉटरी कहाँ से लगेगी मेरी? बस वो पुरानी फसल का कुछ पैसा आड़तिये के पास अटका हुआ था, कल वही दे गया। उसी से ये थोड़ा बहुत घर का सामान ले आया। तुम लोग बैठो, मैं अंदर से पानी लेकर आता हूँ। रमेश उठकर वो चुपके से उस लकड़ी के बॉक्स को एक पुराने लोहे के ट्रंक में रख देता है। सुरेश ये सब देख लेता है। सुरेश चंपा के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, चंपा ये झूठ बोल रहा है। मैंने अभी इसे छुप कर देखा। इसने उस पुराने लोहे के ट्रंक में कोई लकड़ी का डिब्बा छिपाया है। पक्का सारा राज उसी में है। चंपा आंखें चमकाते हुए कहती है, तो खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये अभी पानी लेने रसोई में गया है। जल्दी जाओ और वो डिब्बा उठा लाओ। आज तो इस रात से पर्दा उठ कर ही रहेगा। सुरेश ट्रंक खोलता है और वो लकड़ी का बॉक्स निकाल कर अपनी कमीज के अंदर छुपा लेता है। सुरेश बहुत उत्सुकता से उस लकड़ी के बॉक्स को खोलता है। सुरेश निराश होकर कहता है, क्या एक पुरानी बंदूक घड़ी? इस बेवकूफ रमेश ने इस कबाड़ को इतना छुपा कर क्यों रखा था? चंपा झुंझलाते हुए कहती है, अकल पर पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारे। रमेश कोई पागल नहीं है जो कबाड़ छुपाएगा। जरूर इस घड़ी में कोई टोटका या जादू है। उसने इसे छुआ होगा। तुम भी इसे छूकर तो देखो। सुरेश झिझकते हुए घड़ी को छूता है। अचानक घड़ी हवा में उठती है, घूमती है और एक विशाल घड़ी में बदल जाती है। जादुई पोर्टल खुलता है और सुनहरी रोशनी भर जाती है। अंदर सोने के पहाड़ देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुरेश तो लगभग पागल ही हो जाता है। चंपा मुझे चींटी काट। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये तो सोने का पहाड़ है। लगता है कुबेर जी ने अपना बैंक अकाउंट हमारे नाम कर दिया है। चंपा उत्साह से कांपते हुए कहती है, अरे चींटी क्या काटना, मैं तो कहती हूँ जल्दी से बड़े बड़े बोरे लेकर आओ। आज तो हम इतना सोना लूटेंगे कि इस पूरे गांव को खरीद कर अपने नौकर बना ले। चलो अंदर। दोनों लालच में अंधे होकर पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। उनके पीछे पोर्टल बंद हो जाता है। सुरेश और चंपा सोने के पहाड़ पर पागलों की तरह लौट रहे हैं। वो जल्दी जल्दी बोरे में सोना, हीरे, मुकुट और गहने ठूस रहे हैं। सुरेश हांफते हुए कहता है, चंपा वो बड़ा वाला मुकुट भी दे दे और ये सोने की थालियां भी। साला रमेश कितना बड़ा गधा है। इतना खजाना देखकर भी थोड़ा सा लाया। मैं तो यहाँ से एक दिन का भी नहीं छोड़ूंगा। चंपा गले में 10-12 सोने के हार पहनते हुए कहती है, गधे के भाई हो इसीलिए कम बोल रहे हो। ये हार देखो, मैं इसे रोज पहनकर पूरे गांव में घूमूंगी। सब जल जल कर राख हो जाएंगे। जल्दी हाथ चलाओ। तभी अचानक पूरे खजाना कक्ष में जोर से भूकंप जैसी गड़गड़ाहट होती है। भारी कदमों की आवाज आती है। सोने के ढेर के पीछे से एक विशाल काय अजीब सा राक्षस बाहर आता है। उसके सिर पर छोटे सींग हैं, पेट बहुत बड़ा है और गले में मोटी सोने की चेन्स है। वो बहुत डरावना लेकिन थोड़ा मजाकिया सा लग रहा है। राक्षस अपनी भारी गूंजती आवाज में कहता है, कौन है रे? कौन मेरे बेडरूम में बिना नॉक किए घुस आया? चूहे की तरह मेरे खजाने को कुतर रहे हो। सुरेश और चंपा उस विशाल राक्षस को देखकर डर के मारे जम जाते हैं। उनके हाथों से सोने के बर्तन और बोरी नीचे गिर जाती है। सुरेश कांपते हुए, भूत! चंपा ये तो कोई ब्रह्म राक्षस लग रहा है। बचा मुझे। भूत नहीं हूँ बे निठल्ले, इस खजाने का रक्षक हूँ, चौकीदार। और तुम दोनों पति पत्नी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरे खजाने में मुफ्त की सेल लगी है जो बोरे भर भर कर ले जा रहे हो? चंपा डर से कांपते हुए लेकिन अपनी चालाकी दिखाते हुए कहती है, ना नहीं महाराज जी, हम चोर नहीं हैं। हम तो स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से सफाई कर रहे थे। देखिए ना, आपके सोने पर कितनी धूल जम गई है। हम तो बस इसे झाड़ रहे थे। क्या बात है, इतने नेक विचार। तो साफ सफाई करते करते ये सोने के हार तुम्हारे गले में खुद ब खुद चढ़ गए? और ये बोरे क्या कचरा फेंकने के लिए लाए हो? झूठ बोलते हो मुझसे।
तुम्हारी आंखों में जो लालच का कीड़ा रेंग रहा है वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। राक्षस अपनी एक मोटी उंगली हवा में गोल घुमाता है। पलक झपकते ही सुरेश और चंपा के पास मौजूद सारा सोना, बोरे और गले के हार उड़कर वापस सोने के पहाड़ में मिल जाते हैं। सुरेश रोते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। माफ कर दो सरकार, हमारी अक्ल घास चरने गई थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें जाने दो, हम कभी किसी को इस जगह के बारे में नहीं बताएंगे। राक्षस मुस्कुराते हुए कहता है, जाने दूं? कल एक किसान आया था यहाँ, रमेश। उसने सिर्फ अपनी जरूरत भर का लिया और चुपचाप चला गया। उसकी नीयत साफ थी, पर तुम तो लालच के सगे भाई बहन लग रहे हो। दूसरों का हक मारना तुम्हारी आदत है ना? चंपा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, भैया जी हमें छोड़ दीजिए, हम कसम खाते हैं अब कभी लालच नहीं करेंगे। हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे पर किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। हम बस इस बार जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें सोना बहुत पसंद है ना? इसे देखकर तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है ना? तो ठीक है, अब तुम दोनों की जिंदगी यही बीतेगी मेरे इसी खजाने के साथ। राक्षस एक जादुई चुटकी बजाता है। तुरंत सुरेश और चंपा के हाथों और पैरों में भारी सोने की जंजीरें बन जाती हैं। उनके हाथों में 2 गंदे सूती कपड़े भी आ जाते हैं। राक्षस कड़कती आवाज में कहता है, अब से तुम दोनों मेरे पर्सनल नौकर हो। यहाँ करोड़ों सोने के सिक्के हैं। रोज बैठकर एक एक सिक्के को चमकाओ। अगर मुझे एक भी सिक्के पर खरोंच या धूल दिखी तो तुम दोनों को पिघलाकर सोने के बर्तन बना दूंगा। चलो काम शुरू करो। सुरेश बुरी तरह रोते हुए सिक्कों को पोंछते हुए कहता है, हाय मेरी किस्मत, चंपा तेरे चक्कर में मैं मारा गया। कम से कम घर में रूखी सूखी खाकर चैन से सो तो रहा था, अब यहाँ इस राक्षस के बर्तन मांजने पड़ेंगे। हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है। जैसे तुम तो यहाँ सत्संग करने आए थे, चुपचाप अपना काम करो वरना वो सच में हमें पिघला देगा। दोनों रोते हुए भारी जंजीरों के साथ सोने के सिक्कों को पोंछने लगते हैं। राक्षस उन्हें देखकर हंसता है और खर्राटे मारकर सो जाता है। सुबह का समय रमेश खड़ा है। लोहे का ट्रक खुला हुआ है और वो समझ गया कि जादुई बॉक्स चोरी हो गया है। रमेश शांत स्वर में बिना किसी घबराहट के बोलता है, लो जी, जादुई घड़ी गायब। कल शाम को सुरेश और चंपा भाभी आए थे, पक्का वही दोनों ले गए होंगे। रमेश खुद से बातें करते हुए कहता है, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। वो घड़ी कोई खजाना नहीं बल्कि इंसान के लालच का इम्तिहान है और मुझे पता है कि सुरेश और भाभी उस इम्तिहान में कभी पास नहीं हो सकते। बिना मेहनत का पैसा इंसान की अकल और चैन दोनों खा जाता है। लालच का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। अब जो बोया है वही तो काटेंगे। रमेश मुस्कुराते हुए अपना हल उठाता है और अपने बैलों के पास जाता है। चल मेरे राजा, चल मेरे कालू। अपना खजाना तो अपनी ये जमीन है और अपना जादू अपनी मेहनत। जितनी मेहनत करेंगे उतना सोना उगेगा। चलें? रमेश बहुत ही सुकून और खुशी के साथ सीटी बजाता हुआ बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है।